नमस्कार शिक्षक साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वर्ष 2024-25 में माह नवंबर के दूसरे सप्ताह में नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 पूरे देश में होना है और इस परीक्षा में संपूर्ण देश के शासकीय और समस्त अशासकीय स्कूलों का चयन होगा और उन चयनित स्कूलों के बच्चे परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा देंगे। अभी चयन किसका होगा यह नहीं पता चल पाया है, लेकिन इसकी तैयारी सभी को करना है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी के साथ बच्चों को एक और महत्वपूर्ण एग्जाम ओलंपियाड एग्जाम 2024 की तैयारी भी करना है। परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है और इस पत्र में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और साथ में एक समय सारणी भी जारी की गई है और ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से सप्ताहवार प्रश्नों को हल करवाने के हेतु निर्देश दिए गए हैं। मैं मेरे YouTube चैनल पर आपको प्रत्येक सप्ताह के हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के दिए गए निर्देश अनुसार कक्षा 3 एवं 6 के यानी कि कक्षा 3 और कक्षा 6 के सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। आपको अपने बच्चों को यह वीडियो दिखाना है और उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर भी करना है ताकि वे इन वीडियोस को देख सके और क्रमबद्ध तरीके से अपने नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम 2024 और साथ में ओलंपियाड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर सके। हम आज के वीडियो में क्लास 6 के लिए माह जुलाई का सप्ताह 1 का और यहाँ पर विषय आपके आज रहेंगे हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यह वीडियो आपको राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार जिन जिन प्रश्नों का चयन वहाँ पर किया गया है, जिस जिस सप्ताह में किया गया है, उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर उस सप्ताह के अंदर सम्मिलित करा है। हम ओलंपियाड प्रश्न बैंक से अभ्यास करवाने हेतु यहाँ पर प्रश्नों का चयन कर रहे हैं। आपके आज के वीडियो में जो विषय रहेंगे वह हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान रहेंगे। तो आज के क्लास में हम क्लास 6 को लेकर वीडियो यहाँ पर आपको दे रहे हैं। क्लास 3 के लिए वीडियो अलग से मिलेगा, साथ में आपको पूरी ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो नंबर 1। प्रश्न नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध लिखने वाला, शुद्ध बोलने वाला, शुद्ध वर्तनी वाला। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको देखना है कि सही शब्द क्या है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कर्मवीर और यहाँ पर बी ऑप्शन है कर्मवीर। तो बी ऑप्शन के अंदर ही आपको सही आंसर मिल जाएगा। कर्मवीर इस प्रकार से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है और बोला भी जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका यहाँ पर है जलद घन पर्यायवाची है। जलद घन का हमें पर्यायवाची देखना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आकाश, इंद्र के, बादल के और तालाब के। तो यहाँ पर जलद घन वे बादल जो कि आपके आसपास वर्षा करते हैं उन्हें आप जलद घन भी कहते हैं। तो जलद घन का पर्यायवाची जो है वह है बादल। प्रश्न नंबर 22 इसके बाद प्रश्न नंबर 22 आपका है यहाँ पर प्राचीन का विलोम। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, ठीक है। तो प्राचीन का विलोम, और विलोम का मतलब होता है कि उल्टा। जैसे दिन का उल्टा रात, दिन का विलोम रात होता है, उसी प्रकार से आपको प्राचीन का अर्थ यहाँ पर पुराना से है। तो पुराना का विलोम शब्द, विपरीत शब्द आपका हो जाएगा नवीन। तो यहाँ पर जो प्राचीन दिया गया है इसका विलोम शब्द हमें ढूंढना है और 4 ये आपके आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। अप्राचीन, अप्राचीन का मतलब भी नवीन हो जाएगा, लेकिन यह सही नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए पुराना और ये हो गया नूतन। नूतन का अर्थ होता है कि नवीन। तो प्राचीन का अर्थ हो गया यहाँ पर नवीन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 31। यहीं पर आपको प्रश्न नंबर 31 भी मिल जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश है। इस वाक्य में भारत है। आपको यहाँ पर भारत कृषि प्रधान देश है, यह एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में से, इस वाक्य में से आपको भारत
भारत जो है जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भारत आपका भाववाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश है, इस वाक्य के अंदर भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या अथवा स्थान के नाम को बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भारत जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपका प्रश्न नंबर 37 प्रश्न नंबर 37 में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा था आपका भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसी प्रकार से अब नेक्स्ट जो है आपको दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो कलम, हिमालय, जयपुर या मिठास। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन आ जाएगा जयपुर, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम बताने वाले शब्द ही हमारी संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जयपुर होगा, क्योंकि एक स्थान का नाम है। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 को आपको प्रॉपर रूप से पढ़ना है और इसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 5 क्वेश्चनों के जवाब देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है आपका वह उपकरण जिससे गणना, पढ़ना, लिखना और अन्य कार्य सहज हो सके उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, आपको इसका आंसर यहाँ अनुच्छेद में ही मिलेगा। तो देखते हैं, कंप्यूटर दिखने में बॉक्स के आकार जैसा उपकरण होता है जिसमें टेलीविजन जैसी एक स्क्रीन होती है जिसे मॉनिटर कहते हैं। आप सभी ने कंप्यूटर तो देखा ही होगा। इसके साथ ही एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है जिस पर टाइप किया जाता है, जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड भी कहते हैं। कीबोर्ड होता है जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, न्यूमेरिकल भी लिखे होते हैं, उनकी सहायता से आप वहां पर टाइप करते हैं और सूचनाओं को कंप्यूटर तक, अंदर तक पहुंचाते हैं। उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर कागज पर परिणाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है। कंप्यूटर में स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चे कई प्रकार के गेम्स खेल सकते हैं। यह वर्तमान समय का बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे अब समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो इस प्रकार से आपने इसे पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम इसके पढ़ने के आधार पर हमारे जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वह उपकरण जिससे गणना, पढ़ना, लिखना और अन्य कार्य सहज हो सके उसे क्या कहते हैं। चूंकि यह आपका अनुच्छेद कंप्यूटर के बारे में है तो उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वह क्या होता है जिससे स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर सिलेक्ट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम माउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर में सूचनाओं को टाइप करते हैं। कंप्यूटर में जो सूचनाएं टाइप करके पहुंचाई जाती है वह किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है, तो वह पहुंचाई जाती है आपके कीबोर्ड के माध्यम से। अब प्रश्न नंबर 4, श्रम का पर्यायवाची शब्द है। यहां पर श्रम से अर्थ है कि मेहनत, ठीक है। श्रम का अर्थ है कि मेहनत। तो श्रम को दूसरे शब्दों में यदि कहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे राम बहुत मेहनती है, तो यहां पर श्रम का पर्यायवाची शब्द मेहनत से है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा सही उत्तर इसका मेहनत। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का आकार कैसा होता है, तो कंप्यूटर का आकार बक्से नुमा होता है। हमने अभी यहां पर देखा था कि कंप्यूटर देखने में बक्से का आकार जैसा उपकरण होता है। तो आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर इसके अंदर ही मिलेंगे। तो यह आपका हो गया अनुच्छेद 352।
ये हमारा हिंदी का पार्ट था। अब हम चलते हैं विज्ञान में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका साइंस से संबंधित है। यह जानवर अपने शिकार को फंसाने के लिए जाला बुनता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो शिकार करने के लिए जाल का सहारा लेता है, जाल बुनता है? तो क्या मधुमक्खी जाल बुनती है, क्या मकड़ी जाल बुनती है, क्या ततैया जाल बुनती है, क्या घरेलू मक्खी जाल बुनती है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा मकड़ी जाल बुनती है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पीने के पानी का भंडारण करना चाहिए। पीने के पानी का भंडारण कहाँ पर करना चाहिए? भंडारण से अर्थ है कि जो पीने का आपका पानी है उसे कहाँ पर रखना चाहिए। तो आप अमूमन कहाँ रखते हैं? सभी के घरों में पीने का पानी होता है, तो इसका आंसर आपको बेहतर तरीके से पता होगा। हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं और उन्हीं ऑप्शनों में से आपका एक आंसर होगा। एक मिट्टी के कंटेनर में, एक स्टील कंटेनर में, एक साफ ढका हुआ कंटेनर में, कोई भी कंटेनर में। तो यह जरूरी नहीं कि वह मिट्टी का कंटेनर हो, स्टील की भी आपकी कंटेनर हो सकती है, और एक स्टील का कंटेनर के अलावा भी कुछ मिट्टी का भी हो सकता है। तो ये आवश्यक कहा गया है कि स्टील के कंटेनर में या स्टील की बाल्टी में, और स्टील के कई प्रकार के बर्तन होते हैं, टंकी होती है उनके अंदर। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि स्टील में रखा जाए। एक साफ ढका हुआ कंटेनर में, ये जरूरी है कि जो भी कंटेनर आपके पास हो जिसमें आप रखें पानी को सुरक्षित, वह ढका हुआ होना चाहिए। जैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर है, मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। मेरे परिवार का सदस्य नहीं है मतलब आपके परिवार के यहाँ पर 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सदस्य नहीं है। माँ सदस्य नहीं है, पिता सदस्य नहीं है, सबसे अच्छा दोस्त सदस्य नहीं है, या भाई। तो परिवार के सदस्य माँ भी होते हैं, पिता भी होता है, और भाई और दोस्त हमारे परिवार का सदस्य नहीं होते हैं। अब प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 आपका है, रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का संचार करता है। जो रोग पैदा करते हैं उन कीटाणुओं का संचार कौन करता है? संचार से अर्थ है यहाँ पर कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस गंदगी को, जिस गंदगी के कारण आपको रोग हुआ, उसे कौन लाता है, कौन ले जाता है? क्या छिपकली उस गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह पर उन कीटाणुओं के साथ में ले जा सकती है? नहीं ले जा सकती। क्या एक गिलहरी ये कार्य कर सकती है? तो नहीं कर सकती। क्या एक मक्खी यह कार्य कर सकती है? जी हाँ, मक्खी सबसे बड़ा संचार वाहक होता है। कीटाणुओं को रोगजनक वस्तुओं पर बैठकर वहाँ से रोग के कीटाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में, तो वह आपका वाहक यहाँ पर मक्खी होगा। तो हम मक्खी को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और बाकी सब ऑप्शन को छोड़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालयों में मोस्ट आईएमपी प्रश्न है यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार आपको वीक 1 जुलाई के लिए जो ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं उन्हीं को यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। विद्यालयों में मूक बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मूक बधिर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है? इन ऑप्शनों में से देखकर आपको पता करना है। तो मूक बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा में पढ़ाया जाता है। उन्हें कुछ संकेत के माध्यम से बताया जाता है, समझाया जाता है, और फिर उनको याद करवाया जाता है। वह चिन्ह और सांकेतिक भाषा में वे समझते हैं और अपने आगे की पढ़ाई करते हैं। तो सांकेतिक भाषा का उपयोग मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने में किया जाता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट आईएमपी है। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है यहाँ से 22। क्वेश्चन नंबर 22 यह दिया गया है, इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के लिए अनुकूल है? आपको बताना है कि पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल खाना बनाने का ईंधन कौन सा है। क्या लकड़ी व ईंधन है? तो लकड़ी
आपका उपयुक्त ईंधन नहीं कहलाता है। लकड़ी के अंदर से धुआं निकलता है और धुएं के कारण यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। सूरज की रोशनी, उपलों का अर्थ होता है गांव में आप जिसे कंडा भी कहते हैं, और बिजली, तो यहाँ पर बिजली भी नहीं है, उपले भी नहीं है, सूरज की रोशनी बचती है। तो सूरज की रोशनी आपका सबसे उपयुक्त और अनुकूल साधन है खाना पकाने के लिए। लेकिन आप कहेंगे कि सर सूरज की रोशनी से खाना कैसे पकता है? तो सूरज की रोशनी से खाना भी पकता है, और भविष्य में हमें ये सब लकड़ी, बिजली सबको पीछे छोड़ते हुए सूरज की रोशनी, क्योंकि यह आपका ऐसा सोर्स है जिसको आप हमेशा उपयोग कर सकते हैं और आपका इसमें कोई खर्च भी बार बार नहीं होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप सूरज की रोशनी से चलाने वाला लेकर आएंगे उसमें एक ही बार आपको खर्च करना होगा, उसके बाद आप वर्षों तक फ्री में उस इंस्ट्रूमेंट को उपयोग कर सकते हैं। तो सूरज की रोशनी आपके लिए यहाँ पर सबसे अधिक अच्छा पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है यहाँ पर, यह भी मोस्ट आईएमपी है। नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तक पढ़ते हैं। नेत्रहीन जिनको दिखाई नहीं देता है, ऐसे लोग ब्रेल लिपि में पुस्तक पढ़ते हैं। आप जानते होंगे कि ब्रेल लिपि में क्या होता है। ब्रेल लिपि में जो पुस्तक होती है उसके ऊपर जो अक्षर होते हैं वह उभरे हुए होते हैं। जैसे आपने गाड़ियों की नंबर प्लेट को देखा होगा, उसके ऊपर कहीं कुछ लिखा हुआ होता है नंबर वगैरह, तो वो उभरे हुए जिन्हें छूकर हम महसूस कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन से ही मिल जाएगा। छूकर और महसूस करके नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तक को पढ़ते हैं। देखकर और सूंघकर तो नहीं बताया जा सकता कि यह क्या अक्षर लिखा है। देखकर और सुनकर, देखकर के कारण यह गलत है क्योंकि देख नहीं सकते हैं नेत्रहीन, इनमें से कोई नहीं, तो यह भी गलत है, छूकर और महसूस करके। अब आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से प्राप्त होता है? कौन सा खाद्य पदार्थ? इन चार ऑप्शन में से आपको देखना है कि जो जानवरों से प्राप्त होता है। क्या दूध प्राप्त होता है, क्या शहद होता है, क्या घी होता है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि दूध, शहद, घी ये सब हमें जानवरों से ही प्राप्त होते हैं, ये सब खाद्य पदार्थ ही हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बने होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान किस चीज़ के बने होते हैं? पत्थर के, बांस के, बर्फ के या लोहे के? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मकान बने होते हैं वे अधिकतर बांस के बने हुए होते हैं। अब प्रश्न नंबर 37 यहाँ पर रहा। इग्लू से आशय है, यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं आपके लिए। इग्लू से आशय है, इग्लू किसे कहते हैं? तो इग्लू क्या ईंटों को कहते हैं? बर्फ का घर होता है उसे इग्लू कहते हैं? मिट्टी और भूसे को इग्लू कहते हैं? लकड़ी को इग्लू कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा बर्फ का घर। बर्फ के घर से आशय इग्लू से है और इग्लू से आशय बर्फ का घर से है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है? आपको नहीं है, ध्यान रखना है कि कौन सा तरीका कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है। ड्राइव करने के बारे में जानना, क्या जानना चाहिए? यह सही है, बिल्कुल जानना चाहिए। तो ड्राइव करने के बारे में हमें जानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं पूछा गया है तो हम इसे छोड़ेंगे। सड़क के नियमों को जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो हम इसे भी छोड़ेंगे क्योंकि उत्तर यहाँ पर प्रश्न नहीं में पूछा गया। बहुत पैसे होना, तो बहुत पैसे होना यह
कार ठीक से चलाने से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बहुत पैसे होना से कोई भी व्यक्ति ठीक से कार चला पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा बहुत पैसा होना, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो यह जरूरी नहीं है कार चलाने के लिए। ड्राइव करने के बारे में हमें जानना चाहिए, सड़क के नियम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम कार चलाना ठीक से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। जरूरी सिर्फ एक चीज़ नहीं है पैसा होना, तो कार चलाने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है। कार जरूरी है, लेकिन 47 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर आता है 50। यह जानवर पानी के साथ साथ जमीन में भी रह सकता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो पानी के साथ साथ जमीन में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है? क्या मेंढक रह सकता है? क्या मछली रह सकती है? तो मछली तो भैया पानी में ही रहती है, ज़मीन पर ले आओ बाहर निकाल के तो मर जाएगी। गिलहरी को क्या पानी में आप रख सकते हैं? ये ज़मीन पर तो रहती है लेकिन पानी में नहीं रहती। इसके बाद आपका यहाँ पर कौआ, क्या कौवे को आप पानी में भी रख सकते हैं और ज़मीन पर भी रख सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो बचता आपका एक ऑप्शन है मेंढक। मेंढक आपको पानी में भी मिल जाएगा तैरता हुआ, और मेंढक आपको ज़मीन पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होते हैं फर्स्ट वीक जुलाई के लिए। अब हम देखते हैं हमारा सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 12 से। मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, यह प्रश्न आपका विज्ञान के अंतर्गत भी था और आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा सबसे अच्छा दोस्त। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपको लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 यह रहा, इशारों के माध्यम से बात करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि इशारों के माध्यम से बात करते हैं। क्यों बात करते हैं ऐसे? क्योंकि उनसे बोला नहीं जाता है। तो जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है वह इशारों के माध्यम से ही आपको उसकी बात कहेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गूंगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 23। प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन नहीं है? यहाँ पर आपको वर्ड ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई कीवर्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड है सार्वजनिक परिवहन। ऐसा साधन जिसमें सब लोग बैठकर जा सकते हैं वह सार्वजनिक परिवहन का साधन होता है। तो ऐसा साधन नहीं है, आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा साधन नहीं है। डबल डेकर बस, इसमें सब बैठकर जा सकते हैं। ट्रेन, इसमें भी बहुत सारे लोग बैठकर जा सकते हैं। मेट्रो, यह भी मेट्रो भी एक ट्रेन होती है जो कि महानगरों में चलती है, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग बैठकर जा सकते हैं। साइकिल, क्या साइकिल पे काफ़ी सारे लोग बैठकर जा सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा इस नहीं के कारण साइकिल। साइकिल ऐसा साधन नहीं है सार्वजनिक परिवहन का जिस पर काफ़ी सारे लोग सवारी कर सके। अब प्रश्न नंबर आपका 31। प्रश्न नंबर 31 ये हम सामाजिक विज्ञान को देख रहे हैं कक्षा 6 के लिए। प्रश्न नंबर 31 में दिया गया है, एक पत्र में उस जगह की मोहर होती है। ठीक है, किस जगह की मोहर होती है यह आपको बताना है। जो हम पत्र लिखते हैं, आप तो शायद अब पत्र को भूल गए होंगे, लेकिन सारा पहले पत्र व्यवहार से ही कार्य होता था। तो पत्र के ऊपर उस जगह की मोहर होती है जहाँ से वह भेजा जाता है। उस जगह की क्या मोहर होती है? जहाँ से उसे वितरित किया जाता है, जहाँ वह बढ़ता है जाकर, उसकी मोहर होती है, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा सही सी वाला। उस जगह की भी मोहर होती है जहाँ उसे भेजा गया है। ठीक है, आपने कोई पत्र जहाँ आप रहते हैं वहाँ से पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाला, तो वहाँ से जहाँ से आप भेज रहे हैं उसे, वहाँ की भी उस पर मोहर होगी। जहाँ उसे वितरित किया जाता है एक मोहर, वहाँ की भी उसके ऊपर होगी। दोनों जगह की मोहर होगी, आया कहाँ से और गया जा कहाँ रहा है। ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 161। नीचे दिए गए चित्रों में हो रही गतिविधियों को ध्यान से देखिए। अब बताइए
किस चित्र में गलत गतिविधि हो रही है। अब आपको चारों चित्रों में से गलत गतिविधि बताना है कि किस चित्र में हो रही है। पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिए इसके अंदर कि कोई बैठा हुआ है। यहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी हुई है, यहाँ पर कुछ हाथ में यहाँ पर कुछ इसके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसके ऊपर कहीं कचरा कुछ फेंक रहा है। तो इस प्रकार से यह गलत गतिविधि है। और हो सकता है कि यहाँ पर जो इसके हाथ में है इसमें साउंड का कोई इंस्ट्रूमेंट है ऐसा बजाने का, जो उसके कानों के पास वह बजा रहा है। तो यह भी गलत गतिविधि है। इसके बाद झूलना झूलना, क्या यह गलत है? तो यह तो सही गतिविधि दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर हाथ मिलाया जा रहा है, तो यहाँ भी कोई गलत गतिविधि नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर भी घूमते हुए टहलते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई गलत गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। आपकी बुक में यहाँ पर इसका ऑप्शन गलत गतिविधि हो रही है ए दिया गया है। यहाँ पर यदि ये इस व्यक्ति को धक्का दे रहा है या छू रहा है तो यहाँ पर भी ये गलत गतिविधि के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन इन चित्रों के जो मैसेज है वो सबके ऊपर है कि वो उनको कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर ए वाला और डी वाला ऑप्शन में से आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर बुक में ए ऑप्शन सही दिया गया है, इसलिए हम भी ए को ही चूज कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 163। प्रश्न नंबर 163, कौन सा जानवर परिवहन के साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका उपयोग परिवहन के साधन किसी माल को लाने ले जाने के लिए नहीं किया जाता है? उसको आपको यहाँ पर ऑप्शन में से देखना है। क्या ऊंट को नहीं किया जाता उपयोग ऐसे साधनों में? क्या हाथी को? क्या बिल्ली को? क्या घोड़े को? तो यहाँ पर बिल्ली का उपयोग नहीं किया जाता है। ऊंट गाड़ी भी होती है, हाथियों से भी जंगलों में लकड़ियों को खिंचवाया जाता है, उनसे बांधकर काफ़ी दूर तक मदद लेकर लकड़ियों को लाया ले जाया जाता है। घोड़ा गाड़ी तो होती है जिसमें सवारी बैठकर जाती है। तो आपका बिल्ली यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 308, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी एवं फर्ज है समझने के लिए अभियान चलाया गया था। तो कौन सा अभियान था? उसका नाम आपको बताना है। भारत छोड़ो अभियान था, साक्षरता मिशन था, स्वच्छ भारत अभियान था या फिर पढ़ना बढ़ना अभियान था? तो वह अभियान था आपका स्वच्छ भारत अभियान, जो कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान की शुरुआत हुई। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है पूरे देश में। तो 2 अक्टूबर के दिन इस अभियान स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई और जिसके अंतर्गत हमें काफ़ी सफलता भी मिली और देश में साफ सफाई का स्तर बहुत ही बढ़ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 328। क्वेश्चन नंबर 328 है, ऐसा राज्य जहां सोयाबीन की फसल सबसे अधिक होती है इसलिए उसे सोया राज्य का नाम दिया गया है। आपको ऐसा राज्य बताना है भारत का जिसको सोया राज्य भी कहा जाता है, जहां सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां पर सोयाबीन का उत्पादन भी होता है और सर्वाधिक उत्पादन भी होता है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका जो सोशल साइंस है उसमें 2 क्वेश्चन नंबर 149 और 211 ये कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 149 149, वर्ष 2019-20 में विश्व में कौन सी महामारी फैली थी? वर्ष 2019-20 में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी बीमारी पूरे विश्व में फैली थी, जिसके चपेट में भारत देश भी था और पूरी दुनिया थी। और आप सभी जानते हैं, आपने सब महसूस किया उस समय हम कैसा जीवित रहे हैं, कैसे जीवन मिला है उस बीमारी के बाद में। तो यहाँ पर वह बीमारी का नाम आपको बताना है। कैंसर, एड्स
हीमोफीलिया या फिर कोविड-19। तो कोविड-19 वह बीमारी थी जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया और उसकी वैक्सीन भी बहुतायत बहुत बड़े पैमाने पर सभी देशवासियों को लगाई गई थी, जिसके बाद में कोविड-19 से बचाव हो पाया था। 149 के बाद में क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 211 है, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है। किसी भी वस्तु के ऊपर यदि इको मार्क का चिन्ह है तो वह क्या दर्शाता है, उसका क्या मैसेज है, वह उत्पाद वस्तु। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। वह वस्तु पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, क्या इसका यह मैसेज है, तो बिल्कुल यह मैसेज होता है। उत्तम क्वालिटी का है या फिर नष्ट होने वाला नहीं है या फिर उपरोक्त सभी। तो इको मार्क के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि वस्तु जो है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, पर्यावरण के लिए यह हानिकारक नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 211 से हम आज के वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप मैथमेटिक्स का पार्ट अलग से देखिए। आपके जुलाई के वीक फर्स्ट का पहले सप्ताह में हमने 2 वीडियो बनाए हैं। एक में आपकी हिंदी रखी है, पर्यावरण रखा है या फिर जिसे आप विज्ञान कहेंगे, और सोशल साइंस जिसे आप सामाजिक विज्ञान कहेंगे, और क्लास 6 के लिए यह वीडियो था। और मैथमेटिक्स के लिए इसके साथ में एक सेकंड पार्ट आपको और मिल जाएगा। आई होप कि यह आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो वीक टू वीक मिलते रहें। हर सोमवार के दिन शाम को 5 बजे के करीब आपको यह वीडियो मिल जाया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।